फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाध्याय जीएस। मैं महेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मुगल काल के बारे में देखेंगे। दोस्तों, हम लोग मुगल काल में बाबर से लेकर औरंगजेब तक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं बाबर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसका प्रीवियस उसका क्या पहचान है। तो दोस्तों, बाबर जो था वो फरगना का रहने वाला था। ठीक है, और फरगना क्या पड़ता है दोस्तों? तो फरगना जो है मध्य एशिया में पड़ता है। ठीक, और फरगना मध्य एशिया पड़ता है। और दोस्तों, बाबर जो था तो बाबर तुर्क मुसलमान था। ठीक है, तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। और बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं बाबर के परिचय में। तो दोस्तों, बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, बाबर को मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में जब लोधी वंश का अंत हो रहा था तो उस समय इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे आलम खां तथा पंजाब के शासक उस समय दौलत खां लोधी थे, और इन दोनों ने मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तब जाकर बाबर ने भारत आक्रमण किया था। नहीं तो इससे पहले बाबर जो था फरगना का शासक था। फरगना जो है छोटा सा राज्य है, वहां का शासक था। फरगना में बाबर जो था शासक था। ठीक है, वो फरगना पर 8 जून 1494 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। ठीक है दोस्तों, तो उस समय वो फरगना का शासक था, लेकिन दौलत खां लोधी और आलम खां के कहने पर उसने क्या किया, उसने भारत पर आक्रमण किया था। तब से भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर को कहा था, क्योंकि उसने सबसे पहले आकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो यही यहाँ पर बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक माना था बाबर को। ठीक है, जो फरगना नामक छोटे राज्य का शासक था, और यह तुर्क सुन्नी मुसलमान था, जैसा मैंने आपको बताया, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी भारतीय उपमहाद्वीप में? तो बाबर ने की थी। ठीक है दोस्तों, तथा यह साथ ही पद पातशाही की स्थापना की थी। दोस्तों, उस समय पद पातशाही की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। पद पातशाही की जो होता था तो वो बादशाह को कहा जाता था। बोला था कि वहां पर जो बादशाह जो होता था उसी को पद पातशाही कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा हुआ है पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक क्या कहता था? बादशाह कहा जाता था। मतलब जो पद पातशाही की स्थापना करता था उसी को बादशाह कहा जाता था। दोस्तों, तो हम लोग बाबर के परिचय बारे में देखें कि बाबर कहाँ का रहने वाला था। तो बाबर जो था फरगना का रहने वाला था। वह एक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था, तथा भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। और दोस्तों, इसने पद पातशाही की भी स्थापना की थी, जिसके तहत बाबर को बादशाह कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है दोस्तों, बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, जैसे पिता। बाबर के पिता कौन थे? तो बाबर के पिता जो थे दोस्तों उमर शेख मिर्जा था। ठीक है दोस्तों, पहले हम उसको देखते हैं कि बाबर का पूरा नाम क्या था। तो बाबर का पूरा नाम जो था दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, क्या था बाबर का पूरा नाम? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म जो दोस्तों 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ देता है एग्जाम में कि बाबर पूरा नाम क्या था। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसका जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को उसका जन्म हुआ था। दोस्तों, उसका जन्म स्थान मैंने बताया लोगों कि उसका जन्म स्थान जो है फरगना में है। और वो कहां पड़ता है? वो जो है दोस्तों मध्य एशिया के एशिया माइनर में ट्रांस ऑक्सियाना के माउ राउनर क्षेत्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? मध्य एशिया के एशिया क्षेत्र में माउ राउनर क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उसके पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। और उमर शेख मिर्जा कौन था दोस्तों? तो ये तैमूर का 5वां वंशज, तैमूर लंग जो था उसके 5वां वंशज थे। कौन? उमर शेख मिर्जा। और दोस्तों, उनकी माता का नाम क्या था? बाबर की माता का नाम तो कुतलू निगार खां, जो चंगेज खां का 14वां वंशज कहा जाता है। कुतलू निगार खां को चंगेज खां का 14वां वंशज कहा जाता है। तो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि बाबर जो था तैमूर वंश तथा चंगेज वंश दोनों का मिश्रण था। उनकी माता जो थी चंगेज वंश संबंधी थी और पिता तैमूर वंश संबंधी थे। इसलिए बाबर का जो नस्ल है वह चगताई तुर्क कहा जाता है। चगताई तुर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता चंगेज वंश से थी और पिता तैमूर वंश से थी, और तैमूर जो तुर्क होते थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए बाबर का जो नस्ल था वह चगताई तुर्क था। पूछ दे अगर एग्जाम में कि बाबर किस नस्ल से संबंधित था, तो आप लोग बोलिएगा चगताई तुर्क है। दोस्तों, बाबर के पुत्र कितने थे? तो 4 थे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन थे? तो हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है दोस्तों, बाबर के पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे।
साथ में दोस्तों बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो हुई थी दोस्तों 48 वर्ष की अवस्था में। कब? 48 वर्ष की अवस्था में हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। कब हुई थी दोस्तों? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को 48 वर्ष की अवस्था में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे बाबर महत्वपूर्ण तथ्य में उसका पूरा नाम देखें, उसका जन्म देखें, उसका जन्म स्थान, फिर हम लोग देखें पिता का नाम, माता का नाम और उसकी मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों साथ में हम लोग बोल सकते हैं कि बाबर जो था सबसे पहले फरगना गद्दी पर बैठा कब था? तो दोस्तों बाबर जो था सबसे पहले फरगना गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा था। ठीक है, कब बैठा था? फरगना की गद्दी पर सबसे पहले 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा था। और उस समय उसकी अवस्था कितनी थी, मतलब वो कौन सा अपने साल में और गद्दी बैठा था? तो 12 वर्ष की अवस्था में जो था दोस्तों वो फरगना गद्दी पर सर्वप्रथम बैठा था। कितने वर्ष में? तो 12 वर्ष में। उस समय बाबर की जो फरगना की गद्दी जो बैठा था बाबर, उस समय उसकी एज कितनी थी? तो मात्र 12 वर्ष थी। ठीक है दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध है। तो हम लोग अभी तक बाबर परिचय और बाबर संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य देख लिया और हम लोग देखते हैं बाबर कितने युद्ध लड़ा था। तो बाबर द्वारा लड़े के प्रमुख युद्ध दोस्तों 4 है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे पहला पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध जिसको बोलते हैं। दूसरा दोस्तों खानवा के युद्ध, तीसरा है घाघरा के युद्ध और चौथा चंदेरी के युद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो पहला पानीपत के प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा के युद्ध, तीसरा चंदेरी के युद्ध और चौथा घाघरा के युद्ध। दोस्तों इसको याद करने के लिए आप लोग इसे याद कीजिए इसको कि बाबर ने पानी खाकर चंदेरी के घर सो गया। इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगी। मैंने क्या बोला दोस्तों कि बाबर ने पानी खाकर चंदेरी के घर सो गया। यह ट्रिक आजमाइएगा तो आप लोग को याद हो जाएगी। दोस्तों मैं यहां पर ऐड कर लिख देता हूं। दोस्तों तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, बाबर ने पानी खाकर चंदेरी के घर सो गया। तो आप लोग आसानी से ये याद रहेगी क्रम में कि पहला युद्ध कौन हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा कौन सा युद्ध हुआ? तो दूसरा युद्ध खानवा के युद्ध। तीसरा कौन सा युद्ध हुआ? तो तीसरा हो गया चंदेरी के युद्ध और चौथा हो गया घाघरा के युद्ध। ठीक है दोस्तों, आप लोग को क्रम में याद हो जाएगी। दोस्तों और हम लोग देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुई थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च। कब? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों जितने भी बाबर ने युद्ध लड़ा था वो सारे क्रम में, मतलब कि एक के बाद एक हुआ। जैसे 1526 में हुआ था पहला, दूसरा 1527 में, तीसरा 1528 में और चौथा 1529 ईस्वी में। तो आपको ईस्वी याद करने की ज्यादा झंझट नहीं होगी। 26, 27, 28, 29 लगातार आप लोग याद कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ डेट आप लोग याद कर लीजिएगा कि पहला हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध। खानवा का जो हुआ था दोस्तों 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। चंदेरी युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों घाघरा युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख लिए कि घाघरा युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों इन सारे युद्ध में बाबर विजय हुआ था। जितने भी बाबर ने युद्ध लड़ा था उन सभी में बाबर की विजय हुई थी। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा के दोस्तों तो खानवा के बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। फिर दोस्तों चंदेरी के युद्ध, तो चंदेरी के युद्ध दोस्तों बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। और दोस्तों घाघरा के युद्ध, तो घाघरा के दोस्तों बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। दोस्तों इसको भी याद करने के लिए आप लोग ऐसे याद कीजिएगा इसको, बाबर टू इरमा, बाबर टू इरमा। दोस्तों बाबर टू इरमा याद कीजिएगा तो आप लोगों को आसानी से याद रहेगी। जैसे बाबर तो आप लोग जानते हैं कि बाबर जितने भी युद्ध लड़ा सारे में विजय कौन हुआ? तो बाबर नहीं विजय हुआ था। ठीक है, और दोस्तों आई से याद कीजिएगा इब्राहिम लोदी, आर से याद कीजिएगा राणा सांगा, एम से याद कीजिएगा मेदिनी राय और ए से याद कीजिएगा दोस्तों अफगान। ठीक है, आई से कौन? इब्राहिम लोदी, एम से आर से राणा सांगा, एम से मेदिनी राय और ए से अफगान। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगी। मैंने ये भी बता दिया कि युद्ध वो क्रम याद करने के लिए बाबर ने पानी खाकर चंदेरी के घर सो गया और
उसका परिणाम हुआ था, तो वो परिणाम हुआ था बाबर टू इरमा, आप लोग याद कीजिएगा। और देखिए कि बाबर सब में विजय हुआ था। दोस्तों साथ में जितने भी युद्ध हुए थे क्रम हुए थे, जैसे पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1527 में, तीसरा हुआ था 1528 में, और चौथा हुआ था 1529 ईस्वी में। ठीक है, सिर्फ आप लोग ईस्वी याद हो गया, आप लोग परिणाम भी याद हो गया और युद्ध भी याद हो गया क्रम में। दोस्तों सिर्फ आप लोग इसको याद कीजिएगा, डेट को 21 अप्रैल को पहला हुआ था, दूसरा 17 मार्च को, तीसरा 29 जनवरी को, और चौथा 6 मई को। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बाबर ने कौन कौन सी उपाधि ग्रहण की थी। दोस्तों मैं बता दूं कि इब्राहिम लोदी जो था, इब्राहिम लोदी जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो उसमें इब्राहिम लोदी जो था मध्यकाल में प्रथम मुस्लिम शासक था, जो युद्ध स्थल में ही मारा गया था। और साथ में उसका जो मित्र था, जो विक्रमजीत था, वो ग्वालियर के राजा थे, वो भी साथ में युद्ध में मारा गया था। ठीक है, तो मान लीजिएगा पूछ देगा एग्जाम में कि कौन सा मुस्लिम शासक था जो पहली बार युद्ध स्थल मारा गया था, तो आप लोग टिक कीजिएगा इब्राहिम लोदी का, क्योंकि इब्राहिम लोदी था जो प्रथम मुस्लिम शासक था जो युद्ध स्थल में पहली बार मारा गया था। ठीक है दोस्तों खानवा की युद्ध बाबर और राणा साहब के बीच में हुई थी, आप जानते होंगे। तो दोस्तों बाबर ने जो खानवा युद्ध हुआ था, उसी में बाबर ने सबसे पहले जिहाद का नारा दिया था। तो अगर पूछ दे एग्जाम में कि जिहाद का नारा बाबर ने कब दिया, तो जिहाद का नारा बाबर ने कब दिया था, तो खानवा युद्ध में दिया था। दोस्तों साथ में बाबर ने खानवा के युद्ध के विजय के बाद ही गाजी की उपाधि धारण की थी। तब अगर पूछ दे कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी, तो खानवा के युद्ध के बाद ही धारण की थी। ठीक है दोस्तों यदि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को बाबर से संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक एक करके बाबर के सारे पॉइंट को आप लोगों को सामने रखूंगा। तो मैंने अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि बाबर द्वारा लड़े के प्रमुख युद्ध पढ़ लिए, हम लोग बाबर के परिचय पढ़ लिए, बाबर संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़ लिया। दोस्तों अब हम लोग पढ़े कि बाबर द्वारा प्राप्त की गई उपाधि, बाबर ने कौन कौन सी उपाधि प्राप्त की थी। तो मैंने बताया कि बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, साथ में दोस्तों उसने कलंदर की उपाधि धारण की थी और बादशाह की भी उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों बाबर को कलंदर की उपाधि लोगों ने दिया था, क्योंकि बाबर एक उसकी उदारता के कारण से बाबर को कलंदर की उपाधि दिया गया था। ठीक है, और गाजी की उपाधि बाबर ने खुद धारण की थी। कब धारण की थी, खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों बादशाह की उपाधि बाबर ने 1507 ईस्वी में ही धारण की थी। ठीक है, तो 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी, तो बाबर ने धारण की थी। ये भी आप लोग याद कीजिए, पूछ देगा एग्जाम में कि बादशाह की उपाधि बाबर ने कब धारण की थी, तो आप लोगों को वहां पर टिक करना होगा 1507 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं बाबर द्वारा दी गई नारा। तो मैंने बताया कि बाबर ने जिहाद का नारा कब दिया था, तो बाबर ने जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था। ठीक है, जब बाबर और राणा साहब युद्ध जो खानवा युद्ध हुआ था, उसी में उसने जिहाद का नारा दिया था। दोस्तों राणा साहब एक हिंदू शासक था। ठीक है, और जिहाद का नारा इसलिए दिया गया था क्योंकि मुस्लिम को अपने तरफ करने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा। दोस्तों बाबर द्वारा तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग कब किया गया था, तो दोस्तों बाबर द्वारा तुगलमा नीति तथा तोपखाने का प्रयोग कीजिए करिए या फिर बारूद का प्रयोग कीजिए। उत्तर भारत में पूछ दे एग्जाम में कि उत्तर भारत में पहला कौन शासक था जो बारूद का प्रयोग किया था, तो आप लोग उसको बोलिएगा बाबर ने किया था। एग्जाम अगर पूछ दे कि उत्तर भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था, तो बाबर ने किया था। ठीक है, और वो कब किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। तो खाने का प्रयोग कब किया गया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। फिर उसके बाद बारूद का प्रयोग कब किया गया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। और तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग कब किया गया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया गया था। और ये सब कौन प्रयोग किया था दोस्तों, ये सभी जो है बाबर ने प्रयोग किया था। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के लिए बाबर ने इन सभी प्रयोग किया था, उपयोग को। दोस्तों बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज उस समय, बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे कौन कौन, तो एक था उस्ताद अली और दूसरा कौन था दोस्तों, मुस्तफा। बाबर के जो तोपखान जो था दोस्तों, उसको चलाने के लिए दो निशानेबाज थे। पहला था दोस्तों उस्ताद अली और दूसरा कौन था, मुस्तफा था। ठीक है, मुस्तफा। तो आप इसको याद कीजिएगा, उसके दो निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफा। फिर दोस्तों बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था तो, और कितनी बार आक्रमण किया था, बाबर ने जो है भारत पर आक्रमण जो है दोस्तों 5 बार किया था। कितनी बार किया गया था, तो 5 बार किया था। और इसका पहला आक्रमण कब किया था दोस्तों, तो इसका पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जय जाति के विरुद्ध में था। ठीक है दोस्तों, इसका पहला आक्रमण कब था, तो 1519 ईस्वी में यूसुफ जय जाति के विरुद्ध में था। और दोस्तों उस समय इस युद्ध में बाबर ने बाजोर और भेड़ा को जीता था। किसको जीता था, बाजोर और भेड़ा को। मैं यहां पर लिख देता हूं,
बाजो दोस्तों बाबर ने बाबर भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था और कितने बार में किया था? तो बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जय जाति के युद्ध में किया था। और दोस्तों उस युद्ध में बाबर ने बाजरा और भेला को जीता था। और साथ में दोस्तों बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 5 बार। ठीक, आगे दोस्तों जो बाबर किसका अनुयायी था? तो बाबर जो था दोस्तों वो प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। किसका? तो प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। कौन? तो बाबर था। ठीक है दोस्तों, फिर बाबर को दफनाया कब गया था? तो दोस्तों बाबर को पहली बार कहाँ दफनाया गया था? तो पहली बार आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। ठीक है दोस्तों, बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। दोस्तों बाबर जो था बागों का शौकीन था। बाबर बागों का शौकीन था। उसने अपनी आत्मकथा में दोस्तों इसका वर्णन भी किया है। ठीक है, तो बाबर जो क्या था? बागों का शौकीन था दोस्तों। इसी कारण उसने क्या किया था? आगरा में नूरे अफगान, किसका? नूरे अफगान बगीचा का निर्माण कराया था, जिससे ही आराम बाग कहा जाता है। तो बाबर को पहली बार दफनाया कहा गया था। तो बाबर को पहली बार आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। चूंकि बाबर जो था बागों का शौकीन था और उसने नूरे अफगान बगीचा का निर्माण किया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आराम बाग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बाबर कहाँ दफनाया था? तो बाबर को बाद में काबुल में दफनाया गया था, उसके द्वारा चुने गए स्थान पर। बाबर की जो इच्छा थी कि उसको उसके मृत्यु के बाद में काबुल में दफनाया जाएगा, लेकिन अचानक मृत्यु हो जाने के कारण से बाबर को आगरा में ही पहले दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसके वंशजों द्वारा उसे हटाकर काबुल में जाकर दफना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो आप लोग देखिए। फिर दोस्तों बाबर की मातृभाषा क्या थी? तो बाबर की मातृभाषा जो थी दोस्तों तुर्की थी। बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी, क्योंकि वो तुर्क मुसलमान था, इसलिए उसकी मातृभाषा क्या हुई? तुर्की हुई। लेकिन दोस्तों बाबर जो था अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर जो था अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि बाबर जो था वो अरबी और फारसी का भी अच्छा जानकार था। और वो उसकी मातृभाषा क्या थी? उसकी मातृभाषा तुर्की थी। ठीक है दोस्तों बाबर की आत्मकथा, तो बाबर की आत्मकथा जो थी बाबरनामा थी, जिसको हम लोग तुजु के बाबरी भी कहते हैं। तो बाबर की आत्मकथा क्या थी? तो बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी थी, जिसे हम लोग बाबरनामा भी कहते हैं। और वो किस भाषा में थी? यह जो थी दोस्तों तुर्की भाषा में थी। और इसका सबसे पहला अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने किया था फारसी भाषा में अनुवाद? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। दोस्तों हम लोग देखें बाबर समय जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं हम लोगों ने उन सभी पॉइंटों को एक एक करके धीरे धीरे देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं बाबर द्वारा एक पद शैली शुरू की गई थी। बाबर द्वारा एक पद शैली शुरू की गई थी जिसका नाम मुबैयान था। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम क्या था? मुबैयान था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम हॉल में अक्सर कि बाबर द्वारा शुरू की गई पद शैली का नाम क्या है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, मुबैयान। या भी ऐसे ही पूछता है कि मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता किसे कहते हैं? तो बाबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाबर द्वारा शुरू की गई पद शैली कौन था? तो मुबैयान था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। फिर दोस्तों बाबर द्वारा की गई संधि, तो दोस्तों बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ संधि की थी। अब ये संधि क्यों किया गया था दोस्तों? तो मैं बता दूं कि संधि इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय जो अफगानी लोग थे वो आक्रमण करते थे। तो बाबर ने सोचा कि क्यों ना कि बंगाल के शासक थे संधि कर और जो अफगान शासक जो थे वो आक्रमण करते थे उनको वो मदद ना करे, इसलिए बाबर ने बंगाल शासक से संधि किया था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए कि बाबर बंगाल शासक से संधि क्यों किया था? तो अफगानों को रोकने के लिए या उनको संरक्षण न देने के लिए बाबर ने बंगाल के शासक से संधि किया था। और बंगाल शासक उसमें कौन था? तो नुसरत शाह था। पूछता है एग्जाम में, और पूछ भी चुका है कि बंगाल के शासक है उस समय कौन था जिससे बाबर ने संधि की थी? तो बंगाल का उस समय नुसरत शाह था। ठीक है दोस्तों, बाबर द्वारा काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो दीवान है। बाबर ने एक काव्य संग्रह किया था, काव्य संग्रह की रचना की थी और उसका नाम क्या है दोस्तों? तो दीवान। क्या है? दीवान नाम है। तो दोस्तों हम लोग देखें बाबर समय जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे उन सभी को हम लोग देखें। यदि आप लोग इस वीडियो में जितने भी मैंने आप लोगों को बताया है, यदि आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे और
याद करने की चेष्टा किए होंगे तो आप लोगों को इतना गारंटी है कि आप लोग क्वेश्चन गलत आप लोग से नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक और पॉइंट इसमें है दोस्तों कि बाबर को लेनपुर का आप लोग नाम सुने होंगे। लेनपुर ने बाबर को कहा था कि बाबर को यह समाज निर्माता नहीं मानता था, उसको समाज संस्थापक मानता था। दोस्तों निर्माता और संस्थापक दोनों में डिफरेंस है। निर्माता बोलता है कि बहुत बड़े समाज का निर्माण किया, जैसे मान लीजिए अशोक क्या था, निर्माता था, इसके अंदर बहुत सारे लंबा क्षेत्र आता था। लेकिन बाबर क्या था, बाबर एक मुगल वंश का संस्थापक था, इसलिए समाज का संस्थापक हुआ। ठीक है दोस्तों। तो लेनपुर का अगर पूछ एग्जाम हॉल में कि किसने कहा था कि बाबर समाज निर्माता नहीं समाज संस्थापक है, तो आप लोग बोलिएगा लेनपुर ने। ठीक है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को जितने भी बाबर से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स उन सभी के बारे में मैंने विस्तृत रूप से आप लोगों के सामने अध्ययन किया और आप लोगों को बताया। दोस्तों यदि फिर भी कुछ पॉइंट बच गया हो दोस्तों तो मैं इसका जब हुमायूं के बारे में आप लोगों को अध्ययन कराऊंगा तो वहां पर मैं लेकर आ जाऊंगा दोस्तों यदि आप लोगों को इस तरह वीडियो यदि पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों इसे आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बाबर से संबंधित जितने मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सारे एक ही वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मिल रहा है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे यदि आप लोग देख लेते हैं तो इतना गारंटी है कि आप लोगों को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उन सारे को मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को इसे लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो लेकर आऊं तो मेरा नोटिफिकेशन जो होगा वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हुमायूं के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है कि हुमायूं उसके बाद अकबर, जहांगीर और शाहजहां और जैन हम लोग मुगल काल से संबंधित जितने भी शासक हैं उन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।